आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। टोक्यो ओलंपिक के लिए टोक्यो खाड़ी में लगाए गए ओलंपिक रिंग को रख रखाव के लिए कल अस्थायी तौर पर वहां से हटा लिया गया। अगर 24 जुलाई से ही ओलंपिक शुरू हो जाते और हो रहे होते खेल तो क्या ऐसा होता? लेकिन टोक्यो ओलंपिक को कोरोना के कारण 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है और अगले साल 23 जुलाई से ये शुरू किए जाएंगे। ये टोक्यो रिंग अपनी जगह वापस दिसंबर में लौटेगा, जब इन खेलों की तैयारियों का अंतिम चरण शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि ऐसा ही हो और इसी शब्द उम्मीद के साथ आज का कोरोना कवरेज शुरू करते हैं। मैं हूँ माधुरी, नमस्कार। आज हम उम्मीद करेंगे कि भारत में जिस तरह से 30 दिन में कोरोना के मामले 10 लाख बढ़कर 20 लाख हो गए हैं और उससे ज्यादा भी होते जा रहे हैं, अब ये रफ्तार थम जाए। हम उम्मीद करेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी के बारे में जो कहा गया है एम्स ने कि प्रारंभिक तौर पर इसके नतीजे अच्छे नहीं मिल रहे हैं, वो बदल जाए और कोरोना की लड़ाई जीत कर आई एक लड़की से मिलेंगे और उम्मीद को जगाए रखेंगे। लेकिन उससे पहले सुर्खियां। देश में पिछले 24 घंटों में 62,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों की संख्या 20,27,000 के पार पहुंच गई है। सक्रिय मामले 6 लाख से भी ज्यादा हो गए हैं। इस दौरान 49,769 लोग संक्रमण मुक्त भी हुए। मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने वालों की दर 67.98% पर पहुंच गई है और मृत्यु दर 2.05% है। दवा बनाने वाली भारतीय कंपनी सीरम इंडिया ने भारत में 100 मिलियन वैक्सीन की डोसेज के लिए गेट्स फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाए हैं। छत्तीसगढ़ में 2 हफ्ते का लॉकडाउन खत्म हो गया है। दुकानें और ऑफिस फिर से खुल गए हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री धूमल ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। कोविड-19 से विश्व भर में अब तक 1,90,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं और 7,13,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अफ्रीका में कोरोना संक्रमण के 1 मिलियन मामले हो गए हैं। चलिए उम्मीद की एक बात बताते हैं आपको। मिजोरम के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई ने मार्च से लेकर अब तक लॉकडाउन के खाली वक्त का इस्तेमाल करके 13 किताबें लिख डाली हैं। ये मलयालम कविताओं के कलेक्शन है। इसे कहते हैं उम्मीद की लौ जिलाए रखना, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। इधर देश में कोरोना के मामले लगभग 1 महीने में दुगने हो गए हैं। महीना भर पहले 10 लाख मामले थे, आज की तारीख में 20 लाख से ऊपर जा पहुंचे हैं। 30 दिन में 10 लाख कोरोना पॉजिटिव, बड़ा नेगेटिव सा लगता है सुनकर ही। मगर हाँ, एक बात जरूर है, जो राज्य पहले टॉप 3 पर थे उनकी जगह दूसरे राज्यों ने ले ली है। हमारे सहयोगी नितिन ठाकुर ने कोरोना के इन बढ़ते आंकड़ों पर ज्यादा जानकारी लेने के साथ साथ पूछा कि वो कौन से राज्य हैं जो इस दुर्भाग्यपूर्ण लिस्ट में अब शीर्ष पर हैं। उन्हें जवाब दिया निखिल रामपाल ने। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि जो भारत है वह 17 जुलाई का दिन था जब वह 1 मिलियन या 10 लाख केसेस तक पहुंचा था। अब 17 जुलाई के बाद देखिए महीना भी नहीं हुआ, 7 अगस्त को ही हमारे पास 2 मिलियन केस हो गए हैं। तब जो गति चल रही थी वो ये थी कि हर 20 दिन में केसेस डबल हो रहे थे। लेकिन अब जो है भारत का आज का अगर आप आंकड़ा देखते हैं तो पता चल रहा है हर 23 दिन में केसेस डबल हो रहे हैं। अब आप ध्यान दें इस बात पे, आज हमारे पास कितने हैं? 20 लाख केस हैं। अगर इसी गति से भारत में कोरोना के केस बढ़ते गए तो मुझे लगता है कि सितंबर आने से पहले भारत में लगभग 40 लाख कोरोना वायरस के केसेस भी दर्ज करने को मिल सकते हैं। उसमें कोई हैरानी की बड़ी बात नहीं होगी अगर केस इस गति से चलते रहे। तो इस समय स्थिति बहुत चिंताजनक है। कोरोना वायरस के मामले भारत में बढ़ रहे हैं। तो अभी भी मतलब हमारी जो स्पीड है केसेस की वो स्लो नहीं हुई है। अब आपका जो दूसरा सवाल था कि कौन से ऐसे राज्य थे जहां पहले जिसकी वजह से कोरोना बढ़ रहा था और अब कौन से राज्य हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब भारत 10 लाख केस तक पहुंचा था तब महाराष्ट्र जो था, जो उसमें से एक्टिव केसेस जो थे 10 लाख केसेस में, महाराष्ट्र से 32% थे, 17% दिल्ली से थे और 13% तमिलनाडु से थे। लेकिन अब जब 20 लाख केस हमारे पास हो गए हैं तो स्थिति बदल गई है, क्योंकि अब जो हमारे दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहां पर हालात बहुत खराब हो रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे अब दिल्ली उसमें से पीछे हो गया। अब एक्टिव केसेस के मामले में महाराष्ट्र में अब 24% केस है एक्टिव केसेस इंडिया के। आंध्र प्रदेश 14% केस। आंध्र प्रदेश पहले 2% भी नहीं था एक्टिव केसेस का, अब 2 मिलियन पहुंचने के बाद 14% केसेस आ रहे हैं। कर्नाटका भी
2% था जब 1 मिलियन थे, अब 12% केस है। एक्टिव केसेस जो इंडिया के वो कर्नाटक से आ रहे हैं। तमिलनाडु में भी 9% है। उत्तर प्रदेश अब 7% एक्टिव केसेस दिखा रहा है। बिहार में 4% है। तो इस तरीके से महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इन 5 राज्यों में इस समय कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है। एक्टिव केसेस काफी हद तक देखने को मिल रहे हैं। जब हम 17 जुलाई को जब हमारे पास 10 लाख केस हुए थे कोरोना वायरस के, तब दिल्ली में हर 13-14 दिन में कोरोना वायरस केसेस डबल हो रहे थे। लेकिन दिल्ली ने टेस्टिंग बहुत अच्छे से की और बहुत मेहनत से अपना उन्होंने ग्राफ नीचे लाने की कोशिश की। आज दिल्ली को लगभग 97 डेज लग रहे हैं केसेस डबल करने में। तो दिल्ली ने अपनी स्पीड जो है कोरोना वायरस की जो गति है उस पर स्पीड ब्रेकर लगाया है। ये हमें जरूर देखने को मिल रहा है। आप बाकी राज्यों में भी देखें तो जैसे पहले हरियाणा में जैसे हर 11 दिन में डबल हो रहे थे, अब हर 36 दिन में दुगने हो रहे हैं, है ना। दिल्ली में 13 दिन में थे, अब 97 दिन लग रहे हैं। और तमिलनाडु में भी जैसे 15-16 दिन में डबल हो रहे थे, अब 32 दिनों में डबल हो रहे हैं। पर मतलब दिल्ली, मतलब कहने का मतलब है दिल्ली, हरियाणा और तमिलनाडु, ये 3 राज्य ऐसे हैं दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, हाँ जिन्होंने मतलब जिनकी मेहनत का रंग भी हमें देखने को मिल रहा है। पर अब जैसे अगर आप आंध्र प्रदेश को देखेंगे तो वहाँ पे स्थिति जो है वो बहुत खराब हो गई है। पहले आंध्र प्रदेश में हर 16 दिन में केसेस डबल हो रहे थे, अब आंध्र प्रदेश में हर 12 दिन में केसेस डबल हो रहे हैं। बिहार में भी सिचुएशन खराब होती जा रही है। पिछले महीने बिहार में हर 24 दिन केसेस डबल हो रहे थे, 14 दिन में केसेस डबल हो रहे हैं। पंजाब की भी अब हालत फिर खराब होती जा रही है। 22 दिन में डबल हो रहे थे, अब 16 दिन में डबल हो रहे हैं। केरला में फिर से सिचुएशन खराब हो रही है। तो अब क्या हो रहा है, जो कोरोना वायरस है भारत के बड़े बड़े राज्यों से भी निकलकर, बड़े बड़े शहरों से निकलकर छोटे छोटे जिलों, छोटे छोटे गाँव में पहुंच रहा है। और इस वजह से कोरोना वायरस जो है वो और तेजी से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से हम लगातार अखबार देख रहे हैं, मीडिया देख रहे हैं, दूसरी चीजें देख रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई कोरोना का इलाज आ गया है। इस बीच में जब भी किसी वैक्सीन की बात आती है, हमारी आंखें एकदम चौकन्नी होकर हम उसी खबर को देखने लगते हैं। और इस सब के बीच हमने प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बहुत सुना, बहुत उम्मीद भी जागी कि इससे मरीज ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस बीच जब एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी के इनिशियल स्टेज में बहुत ज्यादा अच्छे नतीजे नहीं आए हैं, ये मोर्टेलिटी को कम नहीं कर सकती है, यानी लोगों में बीमारी से मरने के चांसेस कम नहीं कर सकती, तो इस उम्मीद के दिए को ऐसा लगा कि किसी ने बुझा दिया हो। लेकिन उनकी इस बात के मायने क्या हैं, इसे जानने के लिए हमने बात की सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली के डॉक्टर वेद चतुर्वेदी से, जो एक मशहूर रियूमेटोलॉजिस्ट हैं। सर, आप बताएं कि क्या कहती है ये इनिशियल टेस्ट रिपोर्ट प्लाज्मा थेरेपी की। देखिए, कभी भी जो भी नई बीमारी है, बेसिक प्रिंसिपल साइंस के वही रहते हैं। ये कोई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन जो एजेंट है, जैसे कोरोना वायरस, वो एंटीजन कहलाता है और उसके अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी बनती है। तो इट इज नेचुरली, जैसे कोई कहे ना कि आपके पास विष है और विष के अगेंस्ट में एक एंटीडोट है, तो एंटीबॉडी एक एंटीडोट की तरह है। अब नॉर्मल एक्सपेक्टेशन एक बीमारी में तो नहीं है, हम देते हैं बहुत सी बीमारियों में। जो प्लाज्मा थेरेपी है वो आज से नहीं है, करीब 100 साल पहले से है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, प्लाज्मा थेरेपी का सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका एंटी स्नेक वेनम। सांप काट लेते हैं या कुत्ता काट लेता है तो वो जो हम देते हैं वो प्लाज्मा थेरेपी तो है ही, कि आपने प्लाज्मा में एंटीबॉडी बनाई हुई है और आप उसको दे रहे हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन एक बीमारियों में नहीं है, कम से कम 10 बीमारी में है। अब कोरोना वायरस के पीछे चूंकि इतना ज्यादा कुछ हो चुका है, पब्लिक एक्सपेक्टेशन भी है, तो लोग सोचते हैं तुरंत कुछ हो जाएगा। अभी ये जैसे पूछा जाए तो एम्स में जो स्टडी की गई है, उन्होंने क्या किया कि एक ग्रुप को तो प्लाज्मा थेरेपी दिया, एक ग्रुप को नहीं दिया, एंड दे रियलाइज कि नहीं, मोर्टेलिटी में दोनों में कोई फर्क नहीं है। और याद रखिए, जो पेशेंट दिए हैं उन लोगों ने भी, वो भी सीरियस पेशेंट हैं, जबकि प्लाज्मा थेरेपी जो सही पूछा जाए तो उनके लिए है जो कि मॉडरेट पेशेंट है, जो ऑक्सीजन थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। बट हमारे यहाँ क्या होता है कि बाय द टाइम प्लाज्मा थेरेपी हम अरेंज करते हैं, जब तक और नहीं, तो पेशेंट जनरली सीरियस थे। तो ये जितने पेशेंट थे वो सीरियस थे और इन्होंने पाया कि दोनों ग्रुप में बराबर लोग मरते हैं, चाहे आप दें चाहे नहीं दें। इसका मतलब है कि सीरियस ग्रुप में काम नहीं करता इतना, पर मॉडरेटली में शायद काम करेगा। और दूसरा ये इंटरम एनालिसिस है। इंटरम एनालिसिस का मतलब होता है कि इनिशियल रिजल्ट हैं, जब बहुत सारे और डाटा इकट्ठे किए जाएंगे तो शायद ये पता चलेगा कि नहीं यार ये तो काम करता है। तो इंटरम रिजल्ट को कोई बहुत बड़ी चीज लेके नहीं मानना चाहिए। मैं सोचता हूँ
कि इंटरम रिजल्ट को ज्यादा पब्लिश भी नहीं करना चाहिए। बट होता क्यों पब्लिश किया जाता है कि पूरे हिंदुस्तान में ये लगा रहता है कि आप प्लाज्मा थेरेपी के लिए हमको क्यों नहीं करने दे रहे, एम्स वाले खुद कर रहे हैं या फिर उन्होंने सिर्फ 10-15 हॉस्पिटल को परमिट किया है। वो इसलिए किया गया है कि इसका कमर्शियल मिसयूज ना हो। कई लोग कहने लगे भाई हम तुम्हें प्लाज्मा थेरेपी दे देंगे तो इतना पैसे चार्ज कर लेंगे। तो प्लाज्मा थेरेपी के बारे में पेशेंट शुड बी वेरी क्लियर, ये कोई रामबाण नहीं होने वाला प्लाज्मा थेरेपी से। दैट इज नंबर 1। दूसरा है कि इसके लिए इट्स लाइक ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हम लोग ब्लड देते हैं। जी, कौन दे सकता है प्लाज्मा थेरेपी के लिए? सबसे पहले तो जो आपको कोविड हुआ और वो ठीक हो गया, ठीक होने के 15 दिन बाद वो दे सकता है। जैसे ब्लड निकालते हैं ऐसे ही 500 ml ये निकालते हैं। प्लाज्मा और ब्लड में क्या अंतर है? तो प्लाज्मा और ब्लड में ऐसा है कि ब्लड में सेल्स भी होते हैं, तो हम निकालते तो ब्लड ही है, उसके बाद उसको सेल अलग कर लेते हैं और उसका जो फ्लूइड पोर्शन है, लिक्विड पोर्शन है, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। 14 दिन बाद दे सकता है 3 बार। तो एक जो रिकवर हो गया वो 3 बार दे सकता है। क्या सब लोग दे सकते हैं? नहीं। जिसका एंटीबॉडी टीचर बहुत अच्छा हो, तो इसका मतलब है कि इसको देने के पहले आपका ब्लड टेस्ट होगा कि आपके जो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज है भी कि नहीं, क्योंकि हर आदमी प्रॉब्ली एंटीबॉडीज नहीं बनाता, इसलिए है ये करा गया। इसके साइड इफेक्ट्स हैं? हाँ, साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साइड इफेक्ट होते हैं कि आपको यदि कोई इन्फेक्शन है जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस HIV, वो ट्रांसमिट हो सकता है। कि प्लाज्मा थेरेपी पहले तो नेचुरली उन लोगों को देना चाहिए जो जानते हैं, दैट इज नंबर 1। दूसरा है पेशेंट के रिलेटिव्स जनरली इंसिस्ट करते हैं आप प्लाज्मा थेरेपी करवा दीजिए। तो प्लाज्मा थेरेपी किनके लिए है? एज ऑन टुडे प्लाज्मा थेरेपी दिल्ली में या पूरे देश में उन लोगों के लिए है जो ऑक्सीजन थेरेपी से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। मीन्स आपको माइल्ड केस है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, घर में बैठे आप तो। अब आपको ऑक्सीजन लेवल कब हो गया तब हॉस्पिटल भागे, आप हॉस्पिटल भागे तो आपको ऑक्सीजन दिया गया, आपका ठीक हो गया, आपको कोई जरूरत नहीं। बट उससे भी ठीक नहीं हो रहा तो प्लाज्मा थेरेपी देंगे। दैट इज हाउ द प्रेजेंट प्लेसमेंट ऑफ प्लाज्मा थेरेपी इज देयर। तो क्या विश्व भर से यही रिजल्ट्स मिले हैं, ऐसे ही नतीजे आ रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी के? मेरे ख्याल से एम्स ने जल्दी स्टडी पब्लिश की है, बाकी लोगों ने भी स्टडी पब्लिश ऐसी नहीं की है। तो छोटे छोटे अनकंट्रोल्ड ट्रायल्स टिके हैं। कोई बोलता है कि हाँ थोड़ा मोर्टेलिटी कम हो जाती है, कोई बोलता है कि हाँ मॉडरेट केसेस में जल्दी रिकवरी हो जाती है। पर जब तक कंट्रोल्ड स्टडी न की जाए, कंट्रोल्ड स्टडी का मतलब समझते हैं आप? कंट्रोल्ड स्टडी का मतलब ये होता है कि जो फैक्टर्स है दोनों साइड से बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आपने एक ग्रुप तो ले लिया बिल्कुल माइल्ड पेशेंट का, वो तो वैसे रिकवर होने थे, और एक पेशेंट आप, तो इसका मतलब है कि जो स्टडी डिजाइन होगी वो बहुत ही अच्छी तरह होगी, तब आपको रियल में पता चलेगा। मेयो क्लिनिक में इस समय स्टडी चल रही है, कई जगह और स्टडी चल रही है। एम्स की स्टडी तो आई गई है इंटरम रिजल्ट में, वो कहते हैं कि मोर्टेलिटी पे कोई फर्क नहीं है। वी डोंट नो मोर्टेलिटी के अलावा और कौन से फैक्टर्स हैं मॉर्बिडिटी और कई चीजों में, प्रॉब्ली टाइम विल टेल। बट साइंटिफिकली पूछा जाए तो क्या ये यूजलेस है? नहीं, ये यूजलेस नहीं है। इन स्पाइट की एम्स का स्टडी जो पब्लिश हुआ है उसके कहने के बावजूद भी यूजलेस नहीं है ये वाला। हो सकता है कि इट हेल्प्स इन रिकवरी, हो सकता है मोर्टेलिटी बहुत सीरियस पेशेंट में इट मे नॉट बी इफेक्टिव, ये हो सकता है। अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट कभी आए तो ये भी कहा जा सकता है कि शायद सीरियस पेशेंट के लिए नहीं है, क्योंकि जो सीरियस पेशेंट हो गए वो चाहे कुछ भी दीजिए, दे विल हैव इक्वल नंबर ऑफ डेथ्स वेदर यू गिव और यू डोंट गिव। बट मॉडरेट पेशेंट्स को रिकवरी में शायद सहायता करे। अभी वो रिजल्ट आना बाकी है, वो रिजल्ट अभी भी नहीं आए हैं। अभी भी एम्स में भी जो स्टडी है वो नहीं आए हैं, और एम्स के अलावा भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनको ये दिया गया है और वो डाटा आना बाकी है। इंदौर है, अहमदाबाद है, रोहतक है, कई लोगों को दिया गया है कि आप प्लाज्मा थेरेपी दे सकते हैं। बॉम्बे में है। ओनली थिंग कलेक्टिव, एक इंस्टीट्यूट एक अकेले हॉस्पिटल को कहने से नहीं होगा। मेरे ख्याल से हमारे पास मल्टी सेंट्रिक ट्रायल है, ये कई सेंटर की ट्रायल है। जब उनके रिजल्ट्स भी आएंगे तब प्रॉब्ली वी कैन से। बट यस, एम्स के डाटा से ये पता लगता है कि शायद सीरियस पेशेंट में ये मोर्टेलिटी कम नहीं करती। ये डॉक्टर वेद चतुर्वेदी थे जिन्होंने कहा कि उम्मीद को तो नहीं छोड़ा जा सकता, कम से कम। ऐसा ही कहती हैं अनामिका भी, जिनसे हमने बात की। डर तो उनको बहुत लगा जब वो कोविड-19 की चपेट में आ गई। वो ही नहीं, उनका पूरा परिवार, उनकी माँ, उनका भाई, सब कोरोना पॉजिटिव हो गए।
फिर उन्होंने कैसे ये लड़ाई लड़ी, बिना हिम्मत हारे, उन्हीं से सुनते हैं। जी अनामिका। तो ये सब शुरू हुआ 3rd of June को, व्हेन माय फादर केम फ्रॉम ड्यूटी। ही इज़ इन राजस्थान रोडवेज। तो उन्हें थोड़ा माइल्ड फीवर सा फील हो रहा था, तो हमें लगा वायरल फीवर है। तो उन्होंने अपनी दूसरे दिन उन्हें लगा कि थोड़ा ठीक है, तो हमें लगा कि ओके वायरल फीवर था। बट 4th of June को रात को उन्हें बहुत तेज फीवर हुआ और उन्हें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी फील होने लगा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम दूसरे दिन पापा दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाएंगे। तो पापा डॉक्टर को दिखाने गए, उन्होंने मेडिसिन दी, बट उन्होंने सजेस्ट किया कि आप अपना चेकअप करा लीजिए। तो पापा ने चेकअप कराया। तो 6th of June को पापा की रिपोर्ट आई दैट ही इज़ COVID-19 पॉजिटिव। तो इट वाज अ शॉक फॉर ऑल ऑफ अस कि हमें लगा कि ये नॉर्मल फीवर था, वायरल फीवर था, बट ही वाज पॉजिटिव। तो देन हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग आए, वो उन्हें लेके गए हॉस्पिटल। तब तक हमें ये लगा था कि बाकी लोग ठीक हैं, बट जैसे ही पापा को लेके गए उसी दिन रात से मुझे और मेरे ब्रदर को बहुत लाइक फीवर फील होने लगा और हमें हमारी पूरी बॉडी में पेन होने लगा। मुझे तो रात को नींद भी नहीं आई और मेरे ब्रदर के साथ भी सेम सिनेरियो था। तो ब्रदर ने तो रात को दवाई ले ली थी, मैंने सुबह उठ के PCM ली, तो मुझे थोड़ा ठीक लगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, बट मेरे ब्रदर को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें भी टेस्ट कराना है। तो हमने फिर अपना टेस्ट कराया। तब तक मम्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्हें बस हेडेक था। बट 9th of June को मम्मा को भी बहुत तेज़ फीवर आ गया रात को 102। तो फिर हम लोगों का 9th को ही हमारा दिन में हमारा सैम्पलिंग हो गई थी। तो 10th को हमारी रिपोर्ट आई एंड इट वाज रियली शॉकिंग बिकॉज इट वाज रियली शॉकिंग फॉर ऑल ऑफ अस कि हमें नहीं लगा था कि हम सब लोगों का पॉजिटिव आ जाएगा। बट इट वाज फाउंड दैट मी, माय ब्रदर एंड माय मदर, हम तीनों का पॉजिटिव था। बट थैंकफुली मेरी जो ग्रैंड मदर जो कि 90 ईयर ओल्ड हैं, वो बिल्कुल ठीक थी, उनका नेगेटिव था एक्चुअली। सो नाउ द थिंग वाज कि अब आगे क्या करना है, बिकॉज मेरी ग्रैंड मदर जो है वो पैरालाइज्ड है। तो उन्हें या तो हम लोग उन्हें घर पे छोड़ के जाते, क्योंकि जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग थे उन्होंने साफ बोल दिया कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप देख लीजिए आपको क्या करना है। तो अब ना तो हमारे घर में कोई आ सकता था, ना कोई जा सकता था, बिकॉज हम लोगों के अगर कहीं भी जाती मेरी ग्रैंड मदर तो इट वाज लाइक नॉट गुड कि वो बाहर जाएं, इट वाज रिस्की एक्चुअली। तो हम लोगों ने फिर म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड किया कि मेरे ब्रदर और मेरी मदर हॉस्पिटल जाएंगे और मैं घर पे रुकूंगी अपनी ग्रैंड मदर के साथ। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि सर अब मुझे ट्रीटमेंट मिलेगा कि नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया। एंड दैट दे टुक अंडरटेकिंग फ्रॉम मी कि आप ये साइन करके देना पड़ेगा एप्लीकेशन में कि आप अपने चॉइस से, बाय चॉइस आप घर पे रुक रहे हो एट योर ओन रिस्क। बट आई हैड नो सॉल्यूशन। मेरी ग्रैंड मदर को हम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, मम्मी और भैया हॉस्पिटल गए और उसके बाद में मैं और मेरी ग्रैंड मदर रुके। मैं खुद का खाना, अपनी ग्रैंड मदर का खाना मैं खुद करती थी। बट आई टुक रियली आई वॉज वेरी केयरफुल कि उनको कुछ ना हो, उनको पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो देन थैंकफुली 13th of June को मेरे फादर का नेगेटिव आया, वो घर आ गए, वो आइसोलेशन में रहे। देन 17th को मैं सैम्पलिंग कराने गई, तो मेरा भी 20th को रिपोर्ट आई, नेगेटिव आ गया। मेरी मदर का 21st of June को नेगेटिव आ गया। बट टुक सो मच टाइम फॉर माई ब्रदर, उसका 2-3 बार टेस्ट हुआ, उनका अगेन एंड अगेन पॉजिटिव आ रहा था। तो मुझे लगा रीज़न ये हो सकता है कि उनके प्रीवियस कोल्ड की प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से उनका अगेन एंड अगेन पॉजिटिव आ रहा था। तो फाइनली मेरे ब्रदर 28th of June को घर आ गए। तो इस सब में जो मैंने चीज़ सीखी वो ये थी कि अगर आप होम क्वारंटाइन रह रहे हो, जैसे कि मैं थी होम क्वारंटाइन, तो वो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज़ आपके पास बहुत ऑप्शन होते हैं कि आप अपना खाना आप बहुत ध्यान से रख सकते हो, खाने की चीज़ें। एंड अब मेरी मेडिसिन का क्या हुआ, मेरा ट्रीटमेंट कैसे घर पे हुआ, वो ये था कि मेरे ब्रदर ने मेरे लिए मेडिसिन अरेंज की, जो मेडिसिन उन्हें वहाँ पे मिल रही थी हॉस्पिटल में। तो इट वाज नॉट ओनली दी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, इट वाज आल्सो दी ट्रीटमेंट विच दे टुक, जिसकी वजह से मेरा फीवर कंट्रोल हुआ। तो मैंने ये सीखा कि हमें किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना है, हमें डिस्क्रिमिनेट फील नहीं कराना है उन्हें। तो ये चीज़ मैंने फील की। और अभी एज ऑफ नाउ ऑल फैमिली मेम्बर्स आर फाइन, माई ग्रैंड मदर इज़ एब्सोल्युटली फाइन। आई टुक अ रियली गुड केयर ऑफ हर बिकॉज आई लव हर सो मच।
अनामिका को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और अच्छी हेल्थ की दुआएं। इजाजत दीजिए फिलहाल माधुरी को, और हाँ, बार बार हाथ धोते रहें, याद रखें इसे। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।